हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का फिर से खुद का स्नचिंग अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस है, कोज क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, पर्पज क्या है, उसके वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम्स का, जो पूछने का रहा है वो क्या रहा है, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और एग्जामिनर उससे आगे स्टेप में बढ़ते हुए और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अब इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सीपीआर क्या है। सीपीआर क्या है उसे देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो हम टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं सीपीआर की कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। अगर इसको मैं और भी ज़्यादा थोड़ा सा ब्रीफ में स्टार्ट करूँ आप लोगों, तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। एक बार मार्कर, ये कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का सिस्टम होता है लंग्स, ठीक है। और रेसुसिएशन का मतलब होता है कि थोड़ा दिन में जाऊँ तो मैं इसको रिवाइवल करना। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो पुनर्जीवन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जीवन बोलते हैं। तो ये होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन, यानी कि हार्ट का, लंग्स का और क्या करना, रिवाइवल करना, उसका जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है उस फंक्शन को वापस से कंटिन्यू करना, ये कहलाता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन, यानी इनका रिवाइवल करना, ये कहलाएगा आपका कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। या मैं आपसे अगर मैं बात करूं, इसका थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो लंग्स की मैं बात करूं, हार्ट की बात करूं, तो उनके कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपकी एडवांस केयर नहीं मिल पाती है उस पेशेंट को, उसको ब्लड की सप्लाई देना, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करना, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। तो वो ब्लड को पंप करना ताकि उस ब्लड के थ्रू आपको ऑक्सीजन मिल सके, और जो आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं हो, क्योंकि वो रिवाइव नहीं होंगे दोबारा से अगर ऐसा हुआ तो जब तक एडवांस केयर नहीं आती है तब तक, टिल एडवांस केयर नॉट कम टिल, तब तक आप क्या करेंगे, उसको ब्लड की सप्लाई करते रहेंगे। वो कंडीशन कहलाएगी आपकी कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। देखिए ये कैसे, उसको कंप्रेस कैसे करना है आपको, ठीक है। ये सारा शो कर रखा है उसमें, ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे करें। सबसे पहले देखिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बात की होगी जस्ट, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सीपीआर की, सीपीआर की हिस्ट्री क्या है, कब उसको फादर ऑफ सीपीआर किसको बोला जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद कोजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के कौन कौन से कोजेज हैं। अगर मैं अब इसकी बात करूँ, इसके 3 कंडीशंस होती है जिस आधार पर कार्डियल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डिनल साइन की बात करूँ अगर मैं, कार्डिनल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या क्या होते हैं इसमें, कार्डिनल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो कौन सी चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहली एपनिया की कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एपनिया होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, एपनिया, यानी कि रेस्पिरेशन का एब्सेंस होना कहलाता है, एपनिया की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कैरोटिड और फीमोरल पल्स, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स, ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड, अगर इसका कार्डिनल साइन की बात करें तो फर्स्ट एपनिया हो गया, सेकंड हो गया आपका एब्सेंस ऑफ कैरोटिड और फीमोरल पल्स। ये कैरोटिड है और ये आपकी फीमोरल पल्स है, इन दोनों का एब्सेंस होना जरूरी है। अगर तीसरा है तो तीसरी चीज डायलेटेड पिपल्स, पिपल्स क्या डायलेट हो जाती है इस कंडीशन में। तीसरी चीज बात करें हम लोग कार्डिनल साइन की, तो डायलेटेड पिपल्स ये हो जाती है आपकी, पिपल डायलेटेड हो जाती है। ये कारण क्यों होती है, पिपल डायलेटेड क्यों होती है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से। कारण क्या है इसका, अगर मैं इसके कोज की बात करूं डायलेटेड पिपल्स की, तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से होती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि जो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में आपको कार्डिनल साइन देखने को मिलता है, कौन सा? डायलेटेड पिपल्स देखने को मिलता है। व्हाट इज द कोज? क्या कोज है उसका? तो आप कहेंगे उसमें कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया के कारण उसको डायलेटेड पिपल्स नजर आती है, राइट। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए 3 कार्डिनल साइंस आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन ऑफ सीपीआर अभी हम देखें। डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक अरेस्ट का डायग्नोस कैसे करेंगे? एम ऑफ सीपीआर क्या एम है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन सीपीआर। सीपीआर में जो भी ऑपरेशंस करेंगे, जो भी आप प्रोसीजर करेंगे, उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, ठीक है। एयरवे है, ब्रीदिंग है, कंप्रेशन है, ठीक है, डिफिब्रिलेटर है, वो सारी उसका सीक्वेंस क्या रहेगा वो भी हम लोग इसमें देखेंगे, डिस्कस करते हैं। स्टेजेस कौन सी है इसकी? सीपीआर एडल्ट्स में कैसे करोगे? अगर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की बात करूँ तो 1 to 8 ईयर्स है। इन्फेंट की अगर बात करूँ मैं तो 1 ईयर्स तक का है, तो उनमें इन्फेंट में कैसे करोगे आप, और लास्ट में उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसकी हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फ्रेडरिच मास को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सीपीआर के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ, मैंने बात की अभी, हु इज द फादर ऑफ सीपीआर? तो फ्रेडरिक मास। फ्रेडरिक मास is the father of CPR. He first started using chest compression in the year 1892. फर्स्ट टाइम पे फ्रेडरिक मास ने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया था कब? 1892 में। लेटर ही डिफाइन CPR, डिफाइन कब किया उसने CPR को? 1960 में, एज इंटीग्रेटेड कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ। इसने सीपीआर को कैसे डिफाइन किया? इसने बोला कि इंटीग्रेटेड कार्डियक कंप्रेशन है, हार्ट का कंप्रेस करना, और रेस्क्यू ब्रीथ, उसको ब्रीथ आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ ब्रीथ लेना, उसके रूप में इसने इसको आइडेंटिफाई किया। 1960 की बात करते हैं, जबकि 1892 में उसने क्या किया इस चीज को? इसने फर्स्ट जो स्टार्ट किया चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया, किसने? फ्रेडरिक मास की बात करते हैं हम लोग। तो फादर ऑफ सीपीआर किसको बोला जाता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, फ्रेडरिक मास को बोला जाता है। कि फर्स्ट स्टार्टेड चेस्ट कंप्रेशन कब स्टार्ट किया? फर्स्टली इन्होंने 1892 में स्टार्ट किया। देन सीपीआर को इन्होंने सिंपल वे में कब डिफाइन किया? सिंपल वे में इन्होंने डिफाइन किया कि जो आप कार्डियक कंप्रेशन देते हो और जो आप रेस्क्यू ब्रीथ देते हो, उसी को बोला इन्होंने सीपीआर बोला। अब जो सारे रूल होते हैं, जो सारा दुनिया फॉलो करती है, वो रूल फॉलो करती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। AHA नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो ये रूल इसमें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ABCD एयर होती है, ठीक है, एयरवे, ये ब्रीदिंग, ये कंप्रेशन, डिफिब्रिलेटर, D5 की बात करते हैं, डिफिब्रिलेटर, इनकी बात करते हैं। इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी? जो CPR का पेशेंट है उसमें इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी? नॉर्मली हमारे पास में जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है तो उसमें हम इसको किस वे में फॉलो करेंगे, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो लोग फॉलो करते हैं, ऑल ओवर जो फॉलो होता है वर्ल्ड में, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होता है इसका। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि इनमें हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन CPR कैन डबल और ट्रिपल द सर्वाइवल चांसेस आफ्टर ए सडन कार्डियक अरेस्ट। एक सडन कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसके बचने के डबल चांसेस या ट्रिपल चांसेस कैसे हैं? अगर आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको CPR देना स्टार्ट कर दिया, उसको डिफिब कर दिया पेशेंट को, डिफिब दे दिया पेशेंट को, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ये इसका हिस्ट्री हो गया जनरली। अब सबसे पहले कोजेस देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता है क्यों है, व्हाट आर द कोजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो मैं अगर कार्डियक कोजेस की बात करूं तो उसमें होता है आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसको बोलते हैं IHD। इस्केमिक हार्ट डिजीज के कारण आपका कार्डियक अरेस्ट होगा। अगर वाल्वुलर डिसऑर्डर है, उसमें आपका AVR है, DVR है या MVR है, कोई सा भी अगर वाल्व में कोई भी डिसऑर्डर है, वाल्व फंक्शनिंग है उसकी वजह से भी उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक टैम्पोनेट के कारण, कि उसमें फ्लूइड का ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में एक्युमुलेशन हो जाए, प्रेशर हो जाए, तो कार्डियक टैम्पोनेट की कंडीशन में भी उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है आपकी डीप ब्लड एरोटा। एरोटा में अगर कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये तो उसके रहे कार्डियक कोजेस।
अब दूसरी सेकंड बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा कार्डियक कि अदर कार्डियक कोजेस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसमें आप देखेंगे एयर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको ठीक है ब्लड तो पंपिंग होगी बट उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, सेकेंड बात करें हम लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर की बात करते हैं, ARF एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर सिंड्रोम। शॉक की कंडीशन में शॉक कब होता है? हाइपोवोल्यूमिक शॉक, जब ब्लड का आपका वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। शॉक की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरा अगर एम्बोलिज्म और डिफरेंट ओरिजिन, एम्बोलिज्म की बात करते हैं कि एक होता है एम्बोलिज्म, दूसरा होता है थ्रोम्बोस का निर्माण हो जाना, एम्बोलस का निर्माण हो जाना। ठीक है, यानी एयर अगर कहीं बाय द वे आईवी लाइन से आपकी एंटर कर गई है तो वो क्या कर देती है? एयर एम्बोलिज्म डेवलप कर देती है। तो वो क्या करती है? आपका जो फ्लो होता है ब्लड का उस फ्लो को वो रोक देती है और वहाँ हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो आपकी जो कार्डियक मसल्स हैं अगर वहाँ हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका कार्डियक अरेस्ट होगा उसको पेशेंट को। ठीक है, पॉइजनिंग के केसेस में आपको देखने को मिलता है कि जो पॉइजनिंग के केसेस में है तो उस पॉइजनिंग के केसेस में भी आपको कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी कोजेज हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है सकता है कि व्हाट आर द कोजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, इनमें से कौन सा कार्डियक अरेस्ट का कोजेज है? पहले कार्डियक से पूछेगा अब आपसे। ठीक है, और एक्स्ट्रा कार्डियक से अगर आपसे पूछता है तो एक्स्ट्रा कार्डियक में आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन, शॉक की कंडीशन, एम्बोलिज्म ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, जो सप्लाई है आपका सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें कहीं एम्बोलिज्म का निर्माण हो जाता है अगर, तो उस कंडीशन में या पॉइजनिंग के कारण भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायग्नोस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कैसे आप डायग्नोस करेंगे कि इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट ही है या कोई और प्रॉब्लम है इस पेशेंट को। तो पहले आप उसका सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेशेंट का अगर कार्डियक अरेस्ट है तो हम लोग जनरली अगर प्रैक्टिकल वे में सोचें हम लोग तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका बीपी मेजर करते हैं, इसका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है पेशेंट का, पेशेंट हाइपो में है या हाइपर में कंडीशन में। हाइपर की कंडीशन में भी हो सकता है और हाइपो की कंडीशन में भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका बीपी मेजर करते हैं। बिल्कुल, टेक द पल्स एंड पेरिफेरल आर्टरीज। पेरिफेरल जो आपकी आर्टरीज है आप ब्रेकियल आर्टरी से ले सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से ले सकते हैं, आप एपिकल पल्स देख सकते हैं उसकी, या आप देख सकते हैं कैरोटिड से देख सकते हैं उसका। तो किसी भी आपका जो पेरिफेरल सिस्टम है वहां से उसकी आप पल्स चेक करते हैं सेकेंडरी। थर्ड आगे बात करें हम लोग ऑस्कल्टेशन ऑफ कार्डियक टोन्स, हार्ट की जो साउंड्स हम लोग देखते हैं, टोन्स जो होती है उसको फिर क्या करते हैं हम लोग स्टेथ की सहायता से, जो स्टेथोस्कोप होता है आपका, उस स्टेथ की सहायता से हम लोग उसकी जो ऑस्कल्टेशन साउंड देखते हैं कि उसकी साउंड कैसी आ रही है, क्या बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है या नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आप जितना टाइम लॉस करेंगे पेशेंट का उतना ही ज़्यादा लॉस होगा इस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूशन में आपको फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूँ या क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो क्या क्या आपको क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस कंडीशन में पेशेंट में। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है तो पेशेंट की पल्स एब्सेंट होगी, एब्सेंस ऑफ पल्स, कैरोटिड पल्स, कैरोटिड आर्टरी से जो पल्स आपको फील हो रही है तो वो आपको क्या होगी? एब्सेंस होगी। ठीक है, ये आपका एब्सेंस ऑफ कैरोटिड। दूसरा आपका रेस्पिरेशन अरेस्ट, पेशेंट को क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा उस कंडीशन में, मे बी इन 30 सेकेंड्स। ये कितनी कार्डियक अरेस्ट के कितनी देर बाद में पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है? आप मे बी इन 30 सेकेंड्स हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट मे बी अगर इन ए कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। तो आप कहेंगे उस कंडीशन में 30 सेकेंड्स, आपको देगा 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। तो आप आंसर होगा आपका 30 सेकेंड्स होगा उस कंडीशन में। एनलार्जमेंट ऑफ द पिपिल, पिपिल मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि उसकी पेशेंट की पिपिल्स क्या हो जाती है? डायलेटेड हो जाती है। वो डायलेट क्यों होती है मैं भी आपको कोर्स डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है उसमें, उस हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से उसकी पेशेंट की पिपिल्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है पेशेंट की। राइट, कितना? मे बी इन 90 सेकेंड्स आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, फेवरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि कार्डियक अरेस्ट के कितने टाइम बाद में पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड्स। बट अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि पिपिल्स डायलेटेड या एनलार्ज पिपिल्स कितने टाइम बाद में होगा आफ्टर ए कार्डियक अरेस्ट,
तो आपको उस कंडीशन में आपका आंसर यहाँ जाएगा 90 सेकेंड्स जाएगा। तो बी क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ 90 सेकेंड्स जाएगा अगर वो बात करता है डायलेटेड प्यूपिल की, अगर बात करता है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की, आफ्टर कार्डियक अरेस्ट की, तो 30 सेकेंड्स आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको पहले करवा दिया सीपीआर क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि सीपीआर इज वन ऑफ द टेक्निक। सीपीआर क्या है? एक टेक्निक है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होता है? एंड इट मेंटेनिंग ब्लड फ्लो फॉलोइंग कार्डियक अरेस्ट। इन कंडीशंस में जब भी कार्डियक अरेस्ट होगा तो ब्लड के फ्लो को बनाए रखना होता है। जो आपका टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज हैं, जो कि बाद में डेड हो सकते हैं, ब्रेन जो टिश्यूज हैं उनको, और कार्डियक जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई देते रहना टिल, जब तक कि आपकी एडवांस हेल्प नहीं आ जाती है, तब तक आपको उसका ब्लड के फ्लो को बनाए रखना है। ये आपका कहलाता है सीपीआर कहलाता है। The goal of CPR is to continue to provide a small amount of blood. स्मॉल अमाउंट में ब्लड की और ऑक्सीजन, दोनों ब्लड एंड ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू मेंटेन करने का काम होता है, ताकि वहाँ पेशेंट में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप नहीं हो। टू द टिश्यू टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज, कि पेशेंट को परमानेंट डैमेज नहीं हो, टिल स्टैंडर्ड केयर अराइव, जब तक कि एडवांस केयर नहीं आ जाती है तब तक के लिए आप उसको कंटिन्यूशन में सीपीआर देंगे, उसके ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखेंगे। अब ये फॉर्मेट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एयरवे, ABCD ये सर्कुलेशन फॉलो करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो सीपीआर के केस में सर सीक्वेंस क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो सबसे पहले हमें आपका पर्सनल व्हीकल होगा, नहीं है आपके पास में, तो सबसे पहले आपको क्या याद आती है? कैब याद आती है। आजकल खूब सारी चल रही है दिल्ली में, उबर चलती है, ओला चलती है, तो आप कैब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे? कंप्रेशन। उसके बाद आप उसका एयरवे क्लियर करेंगे पेशेंट का। सबसे लास्ट में उसका ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो ये कंडीशन होगी उस कंडीशन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे? कंप्रेशन, देन उसके बाद में एयरवे और उसके बाद में ब्रीदिंग। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एम्स दिल्ली में पूछा है और अदर एम्स में भी कई बार पूछा गया है। तो जो सीपीआर का पेशेंट होगा, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, सीपीआर अगर आपको देना है तो सबसे पहले आप कंप्रेशन देंगे, देन उसके बाद एयरवे चेक करेंगे, देन आप उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे। अगर हमारे पास में इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, आरटीए का केस है आपके पास में, और वो इमरजेंसी में आपके पास आता है, वो एज आपको दे सकता है पेशेंट की, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। वो एक 41 ईयर्स मेल है, वो इमरजेंसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसका, और वो आपके पास में अनकॉन्शियस की कंडीशन में आता है, तो उस कंडीशन में आपका सीक्वेंस क्या रहेगा? तो उस कंडीशन में ये सीएबी नहीं रहेगा आपका सीक्वेंस। उस कंडीशन में आप एबीसीडी फॉलो करेंगे, एयरवे, देन उसकी ब्रीदिंग, देन आप उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे, देन उसके बाद में डिफिब्रिलेटर देखेंगे उस कंडीशन में। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप सीपीआर को, बीएलएस का सीपीआर क्या है? बीएलएस का एक पार्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो सब लोगों को आना चाहिए, एटलीस्ट एक मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको आना चाहिए कि इमरजेंसी की कंडीशन में वो इस चीज़ को हैंडल कर सकें, किसी की लाइफ को बचा सकें। तो बीएलएस का एक पार्ट क्या है? आपका सीपीआर है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पेशेंट की पोजीशन है वो बहुत मायने रखती है कि आपने पोजीशन क्या दी है पेशेंट को। तो यहाँ पोजीशन की अगर हम बात करें तो कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन देते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सीपीआर के केस में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी पोजीशन दी जाएगी? रोज पोजीशन दी जाती है। रोज पोजीशन, फ्लैट पे आप पेशेंट को एकदम फ्लैट लेटा दीजिए, उसको थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, काम करते, तो रोज पोजीशन उसको दी जाती है पेशेंट को। सेकंड बात करूँ तो उसका एयरवे आपको इंश्योर करना है, उसकी ब्रीथिंग आपको चेक करनी है, और पेशेंट का सर्कुलेशन भी आपको कंटिन्यूएशन में चेक करना है एक बार कि उसका सर्कुलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या क्या कंसिस्टेंट होता है इसमें? बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले पेशेंट का आप एयरवे मैनेजमेंट देखेंगे, उसका आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, यानी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की बात करूँ तो माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देंगे आप। एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, बाहर से जो आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं सीपीआर, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एडवांटेज क्या है? हेल्प टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन को और हार्ट को कंटिन्यूएशन में ऑक्सीजन सप्लाई आपको देनी है उसको, पेशेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती रहे।
अवॉइड इरिवर्सिबल डैमेज टू द विक्टिम। जैसा अभी हमने सीपीआर में पढ़ा कि इरिवर्सिबल जो डैमेज हो रहा है, आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो डेड न हो, इसीलिए उसको कंटिन्यूएशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करते रहना ही बीएलएस का उद्देश्य है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में पेशेंट्स को डेंजरस कम से कम डेंजर हो, पेशेंट को खतरा कम से कम हो, इसीलिए रेस्पॉन्सिवनेस उसकी कितनी है क्या नहीं है, ठीक है। साउंड फॉर हेल्प के लिए आपको ऑन करना है, हेल्प के लिए ओपन उसका एयर वे आपको ओपन करना है, ठीक है। नॉर्मल उसकी ब्रीदिंग आपको करनी है पेशेंट की, माउथ टू माउथ। सीपीआर स्टार्ट कर देना है अगर आपको उसका पेशेंट का अगर आपका नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो पेशेंट की, ठीक है, स्टार्ट सीपीआर करना है। 30 कंप्रेशन रेशो क्या होगा इस कंडीशन में, 30:2 का रेशो होगा। अगर आपका सिंगल, अगर एडल्ट की मैं बात करूं तो उस कंडीशन में, अगर एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में आपका ये रेशो रहेगा 30:20 का रेशो रहेगा, चाहे वहाँ सिंगल रेस्क्यूअर हो या डबल रेस्क्यूअर हो। एडल्ट में यही कंडीशन रहेगी आपकी 30:2 का रेशियो रहेगा, राइट। और पेशेंट को फिर उसके बाद क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करने के बाद आप अटैच कर दीजिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस, आप ऐड कर देंगे उसको पेशेंट को, ठीक है। डिफिब्रिलेटर ऐड कर देंगे पेशेंट को ताकि उसको डिफिब किया जा सके। ये सीक्वेंस उसमें रहती है कंटिन्यूएशन में। इसके अगर आगे चले हम लोग इसमें, अब एडल्ट विक्टिम की बात करें हम लोग, ठीक है। सीपीआर इन एडल्ट विक्टिम, अगर हमें एडल्ट को सीपीआर देना है तो उस कंडीशन में रिकॉग्निशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आपको देखना असिस्टेंस एंड पोजीशन द पेशेंट, उसको हेल्प करना, उसकी पोजीशन जो रोज पोजीशन हमने मेंटेन की थी। असेसमेंट ऑफ द एयरवे, पेशेंट का असेसमेंट करना पड़ेगा, एयरवे असेस करना पड़ेगा कि उसका एयरवे क्लीन है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। उसकी ब्रीदिंग देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में क्या चेक करना पड़ेगा, हमें उसका सर्कुलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली एक बार आपको कंटिन्यूएशन में देखना पड़ेगा। अब पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, इंडिकेशन की बात करें तो पेशेंट में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने भी आपको इंडिकेशन पहले डिस्कस कर चुका था मैं आपको, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना चाहिए पेशेंट का, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। 2-3 चीज कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, और पेशेंट क्या होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव, अनकॉन्शियसनेस होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है। सीपीआर कब स्टार्ट करेंगे आप, जब पेशेंट की 3 चीजें हो, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो, सबसे पहली चीज आपकी कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना चाहिए, और तीसरा पेशेंट क्या होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए। थर्ड की बात करें हम लोग तो पेशेंट क्या होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंडिकेशन है तीनों की तीनों चीजें आपके लिए, तभी आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपको पेशेंट ऐसा लगता है कि पेशेंट ठीक है, अनकॉन्शियस है आपका, और सडन कहीं आपको रोड साइड आप जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कोई पेशेंट आपको मिलता है, तो सबसे आपको लगता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट योर सेफ्टी, देन सेकंड विक्टिम सेफ्टी, ठीक है। फर्स्ट अपनी सेफ्टी रखेंगे आप, ठीक है, उसके बाद में आप विक्टिम की सेफ्टी होगी। पहली प्रायोरिटी आवर सेफ्टी, देन विक्टिम सेफ्टी। पहले अपनी सुरक्षा करिए, देन उसके बाद में विक्टिम की सेफ्टी करिए आप। अदरवाइज हो सकता है पहले एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रियली में वो विक्टिम है या कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि आजकल प्रेजेंट सीनरी में ये चीज़ें खास करके देखने को मिलती है आपको, तो थोड़ा सा अवेयर रहें इन चीज़ों के प्रति, राइट। तो ये चीज़ आपको पहले करनी है। तो इंडिकेशंस होगी इन्फेंट के आपको, ठीक है। एडल्ट के केस में एक मेथड हम देखते हैं, काउज मेथड। अगर आपको पेशेंट अनकॉन्शियस लगता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, काउज मेथड अपनाते हैं। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी, सबसे पहले कैन यू हियर मी, आप उसको जोर से चेक करेंगे, जोर से हिलाएंगे आपको, हाँ क्या आप ठीक हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बोलेंगे उसको, ठीक है। ये काउज मेथड हम लोग उसमें अपनाते हैं। सबसे पहले कैन यू हियर मी, आप बोलेंगे कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। ओपन योर आईज, फिर बोलेंगे हम लोग क्या कहेंगे उसको, ओपन योर आईज, आपकी आंखें खोलिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आर यू ओके, आर यू ओके, आप बोलेंगे। फिर उसको बोलेंगे ओपन योर आईज, ठीक है, आपकी आंखें खोलिएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं देता है फिर हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम। फिर भी अगर नहीं होता उसको स्क्वीज करना होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कर रहा था, स्क्वीज ऑफ हैंड,
आप उसका स्क्वीज करेंगे, क्या हैंड करेंगे, हैंड उसको स्क्वीज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में और उसके बाद फिर उसकी पल्स देखेंगे आप। उसके बाद क्या देखेंगे, पल्स। कौन सी पल्स, कैरोटिड पल्स देखनी है आपको। ये अलग अलग केसेस में है। अगर आपका अडल्ट है तो उस कंडीशन में आप कैरोटिड देखेंगे। अगर आपका ठीक है चिल्ड्रन है तो उस केस में आप पहले कैरोटिड फील करने की कोशिश करेंगे। कैरोटिड अगर नहीं हो रही तो देन उस कंडीशन में आप कौन सी है उसकी फीमोरल देखेंगे, उस कंडीशन में चेक करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका स्टेप होगा कि सबसे पहले आप उसका, ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप कॉल करेंगे किसको, हेल्प के लिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कोई हेल्प के लिए है अदर तो आपके लिए इजी होगा उस चीज़ के लिए। अगर कोई अवेलेबल हो जाए तो उस कंडीशन में, अदरवाइज फिर आपको अकेले चीज़ें करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कंटिन्यूशन में करनी होगी। अब साइट सीन की सबकी अलग अलग होती है, कौन कौन सी साइट पे, अगर वो एडल्ट है तो उसमें साइट क्या होगी। अगर वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में हम बात करते हैं 1 to 8 ईयर्स की। इन्फेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 1 ईयर तक का आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा ऐसा जहाँ तक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, रिकॉग्निशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कि अनकॉन्शियस है पेशेंट, ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। स्टिमुलेट द विक्टिम बाय सैकिंग एंड शोल्डर्स। सेक करेंगे उसको, जोर जोर से आप हिलाएंगे उसको पकड़ करके, उसके शोल्डर पकड़ के जोर से हिलाएंगे, शोल्डर्स। और बाई शाउटिंग द विक्टिम्स नेम, आप उसका नाम जोर जोर से पुकारेंगे। ये सब मैंने आपको बताया। लैक ऑफ रेस्पॉन्स डायग्नोस्ड एज अनकॉन्शियस। अगर रेस्पॉन्स आपका बहुत ही लेक आ रही, कमी आ रही है तो आप देखेंगे उस कंडीशन में कि पेशेंट अनकॉन्शियस है। फॉलो द ABCD फॉर्मेट जो हमने आपको बताया वो आपको फॉलो करना होगा उस कंडीशन में। समझ, असिस्टेंस एंड पोजिशनिंग द विक्टिम की पोजीशन क्या करेंगे पेशेंट को, कि समवन शुड बी EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। प्लेस द विक्टिम इन सपोर्ट स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन में एक फ्लैट सरफेस पे आप उसको लेटा देंगे पेशेंट में। कौन सी पोजीशन में, स्पाइन पोजीशन की बात करते हैं हम लोग। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में प्लेट पे लेटा देंगे। द हेड एंड चिन ऑफ द विक्टिम आर प्लेस्ड पैरेलल। हेड उसका पेशेंट का इस डायरेक्शन में करेंगे, ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हेड डाउन, चिन लिफ्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, टू द फ्लोर। एंड फीट लिवेटेड स्लाइटली 10 डिग्री पे आपको उसका क्या करना, फीट आपको अप करने हैं, उसका 10 डिग्री पे अप करना ताकि सर्कुलेशन बना रहे। टू फैसिलिटेट रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरल, कि पेरिफेरल सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो सके, बना रहे, उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप नहीं हो पेशेंट को, इसीलिए ये पोजीशन उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट कैन बी एम्प्लॉयड। हेड टिल्ट मैंने अभी आपको कहा दोनों पैरेलल कंडीशन में, हेड क्या करना है उसका टिल्ट करना है, चिन आपको क्या करनी है लिफ्ट। कैन बी एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन द पेशेंट्स एयरवे। पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेड उसका टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हेड आपको यहाँ रखना पड़ेगा और इससे चिन आपको अप करनी पड़ेगी। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाली पोजीशन आपको उसके एयरवे को क्लियरेंस के लिए करना होगा। द रेस्क्यूअर प्लेस वन हैंड ऑन द विक्टिम्स फोरहेड, विक्टिम्स फोरहेड पे आपको एक हैंड रखना, सेकंड आपको चिन पर रखना है। एंड द अदर बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द चिन, चिन का जो बोनी प्रोमिनेंस है ये वाला एरिया, दूसरा आपको यहाँ रखना होगा, राइट। ब्रीदिंग की कंडीशन ये देखें, लुक लिसन एंड फील द ब्रीदिंग। लुक आपको देखना है कि उसको सांस ले रहा है नहीं लेना, लिसन करेंगे इस तरह देखिए डायग्राम में जो आपको दिख रहा है इस तरह। आपको अगर नहीं फील हो रहा है तो आप एक बार कान लगा करके अपना ईयर वहाँ प्लेस करेंगे, प्रेस करके आप देखेंगे एक बार, फील द ब्रीदिंग, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बहुत इमरजेंसी की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत करना है चीज़ों को। ब्रीदिंग, इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग गिव 2 ब्रीथ्स, 1 सेकेंड और लोग 1 सेकेंड के लिए और उससे ज़्यादा के लिए आप 2 ब्रीथ्स उसको देंगे आप, ठीक है। पर ब्रीथ आपको जो आर्टिफिशियल आप दे रहे हैं उसको दूसरी भी तरीका है कि आपको क्या करना है, नोज पिच करनी है और अपने माउथ से उसका माउथ आपको पूरा कवर करना है, कंप्लीटली कवर करना है कि जो आप दे रहे हैं, जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रही है ऑक्सीजन, वो कितनी होती है, जो हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन जो कर रहे हैं उसमें 21% होती है, और जो हम विक्टिम को दे रहे हैं उसमें कितनी परसेंट है, उसमें 16% ऑक्सीजन है आपके, तो वैसे ही ऑलरेडी उसमें कम है, 16% है, और ब्लड का सप्लाई आगे तक प्रॉपर्ली नहीं हो रही तो और भी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको नोज को पिंच करना है और माउथ को, पूरे विक्टिम के माउथ को आपके माउथ से कवर करना है। उस कंडीशन में आपके पास जो भी अवेलेबल है इमरजेंसी में, चुन्नी अगर अवेलेबल है तो उससे कवर कर लीजिए आप उसको, उसके बाद उससे, ताकि कोई भी अगर पेशेंट को ओरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो वो आपको नहीं हो, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद जो भी
हैंड कर्चीफ अवेलेबल है या चुन्नी जो भी अवेलेबल है तो वो आप लगा करके उसको ब्रीथिंग करवाएं, ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम पिंच इसलिए करेंगे कि वो जो आप ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ टू माउथ वो लॉन्ग टाइम तक रह सके, ठीक है। सील द माउथ विद योर्स, आपके माउथ से उसको सील करना है। इफ द फर्स्ट टू डोंट गो इन, नहीं जा रहा है, रीटिल्ट एंड गिव 2 मोर ब्रीथ्स। अगर 2 टाइम पे आपको नहीं जा रहा है वो कंडीशन में तो 2 और ब्रीथ उसको आप एक्स्ट्रा देंगे उस कंडीशन में। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज दोनों कंडीशन में दे सकते हैं, या तो माउथ टू माउथ दे सकते हैं या माउथ से नोज में दे सकते हैं। वेंटिलेशन बाय फेस मास्क एंड सेल्फ इन्फ्लेटेड बैग विद ऑक्सीजन, अगर फेस मास्क आपके पास अवेलेबल है उस कंडीशन में तो वेरी गुड, नहीं तो आप देंगे 2 इनिशियल सब्सिक्वेंट ब्रीदिंग, 2 शुरुआती आपको ब्रीदिंग उसको देनी है। उसके बाद वेट फॉर द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, वो एक्सपिरेशन करे इसका आपको वेट करना है, फिर दोबारा देनी है। 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट, न्यू जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी देनी है, 10 ब्रीथ्स देनी है आपको अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस। 10 to 12 यहाँ दे रखा है 10 ब्रीथ्स पर मिनट विद ए वॉल्यूम ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 800 ml ईच ब्रीथ में इतना होना चाहिए। शुड लेक 1.5 to 2 होना चाहिए आपका, कि शुड टेक 1.5 से 2 सेकेंड का टाइम होना चाहिए आपका। कंट्रोल ओवर द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एक्स्ट्रा नहीं हो पेशेंट का, उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। चेक चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग वेंटिलेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट का लंग्स एक्सपेंशन हो रहा है, चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है या नहीं हो रही है, तब आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो नर्स आपको CPR दे रही है वो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता करें, कि जो वो पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रही है वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो आप या तो उसका चेस्ट का जो इन्फ्लेट हो रहे हैं, आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो रहे हैं, वो चेस्ट जो एक्सपेंड हो रहा है उसके आधार पर आपको पता चलेगा ये कि हाँ आपकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, ठीक है। चेक द एयर रिटर्न, कि वो एयर वापस से रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। कंप्रेशन आफ्टर गिविंग ब्रीथ, लोकेट प्रॉपर हैंड पोजीशन टू द कंप्रेशन, साइड की बात करता है वो, ठीक है। ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइड की बात करें तो साइड बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस कंडीशन में अगर एडल्ट में हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, अगर एडल्ट में आप कर रहे हैं तो कहाँ प्लेस करते हैं हम लोग, साइड के बाद मिड स्टर्नम ये वाला एरिया, या बिलो द निप्पल एरिया, ये आपका जो निप्पल एरिया है जस्ट आपको नीचे यहाँ प्लेस करना है, ठीक है, ठीक है, या बिटवीन द स्टर्नम, ठीक है, जस्ट अबव द जिगोइड वाले प्रोसेस जस्ट ऊपर आपको करना है, ठीक है। बिटवीन द निप्पल लाइन, मिडल ऑफ द सेंट्रल ऑफ द चेस्ट, या ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है, मिडल ऑफ द सेंट्रल ऑफ द चेस्ट, मिडल ऑफ द सेंट्रल ऑफ द चेस्ट, या बिटवीन द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ये हो सकता है जस्ट बिटवीन द निप्पल लाइन, ये भी हो सकता है। मैं तीनों आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। मिड स्टर्नम, ठीक है, या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम की बात करता है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, या वो बात करें आपसे बिटवीन द निप्पल लाइन, सेकेंड अगर आपको देता है बिटवीन द निप्पल लाइन, थर्ड अगर बात करेगा वो आपसे सेंट्रल की बात करेगा, थर्ड वो आपसे बोलेगा तो ठीक है, मिडल ऑफ सेंटर ऑफ चेस्ट, ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट, तीनों एक ही चीज है, बस सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई किया गया है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बाकी अगर ऑप्शन में ये अवेलेबल आपका मिड स्टर्नम ये बात करते हैं हम लोग, स्टर्नम का ये वाला एरिया मिड वाला एरिया, या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है, हाफ ये वाला एरिया इसका लोअर एरिया, जो स्टर्नम है आपका लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, एक ही चीज है, बिटवीन द निप्पल लाइन, दोनों ये निप्पल लाइन है, ये भी यहीं आकर के स्टे कर रही है। तो इसकी बात करें वो, या मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट, मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट कहाँ आएगा, वो भी यही सिचुएशन है।
तो अगर आप ये कंडीशन कर रहे हैं, अगर एडल्ट में कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर आपकी बात करें, पीड्स की बात करें, तो जस्ट इससे बिलो हो जाएगा, बिलो द निप्पल लाइन, ठीक है। यहाँ बिटवीन आ रही है, वहाँ आएगा आपका बिलो द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन बात होगी वहाँ पर, ठीक है। अब बोथ हैंड्स आप इसमें, अगर हैंड्स की बात करूँ मैं तो उसमें दोनों हैंड्स यूज करेंगे आप उस कंडीशन में, ठीक है। दोनों एडल्ट की बात करते हैं यहाँ पर, दोनों हैंड्स आप यूज करेंगे उस कंडीशन में। एंड आपको चिल्ड्रन की कंडीशन में आपको देखना है कि चिल्ड्रन की कंडीशन में अगर मालन्यूट्रिश नहीं है, आपको लग सकता है कि उसकी बोन फ्रैक्चर्स हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप सिंगल हैंड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों हैंड यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में डिपेंड करेगा कि जो चिल्ड्रन है उसकी फिजिक कैसी है, उसकी चेस्ट की बनावट कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा उस कंडीशन में, ठीक है। रेशो की अगर हम बात करें, कंप्रेशन ब्रीदिंग रेशो, CPR ब्रीदिंग रेशो, CPR एंड ब्रीदिंग रेशो क्या होगा, तो एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में 30:2 का रेशो होगा, चाहे यहाँ सिंगल रेस्क्यूअर हो या डबल रेस्क्यूअर की बात करें हम लोग, दोनों ही कंडीशन में आपका यही रेशो रहेगा, 30:2 का रेशो। अगर मैं इसमें, ये एडल्ट की बात चल रही है इस कंडीशन में, एडल्ट में क्या रेशो होगा, 30:2 का, चाहे वहाँ सिंगल रेस्क्यूअर हो या डबल रेस्क्यूअर हो। चैनल आपको गुमराह करेगा, लेकिन आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ उसमें पीड्स की बात करूँ तो पीड्स में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो आपका 30:2 का रेशो रहेगा, और अगर आपका डबल रेस्क्यूअर है, दूसरा कोई मानव के लिए, सेवा के लिए आ गया है, हेल्प के लिए अगर कोई आ गया है आपका साथी कोई आपके लिए, तो उस कंडीशन में रेशो रहेगा 15:2, 15:2 का रेशो रहेगा इस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, फिर आपकी डेप्थ की बात करते हैं कि उसका डेप्थ कितनी होनी चाहिए। डेप्थ की अगर बात करूं मैं उस कंडीशन में, तो एडल्ट में जो डेप्थ रहेगी वो आपकी रहेगी 5 सेंटीमीटर की बात करते हैं हम लोग इस कंडीशन में, राइट। अगर एडल्ट है तो उस कंडीशन में 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। या वो बात है 2 इंच की बात करते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बोले या आपका 2 इंच बोलेगा वो, ठीक है, या तो 5 सेंटीमीटर बताएगा आपको या फिर 2 इंच होगा। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो उस कंडीशन में होगा आपका 2.5, ठीक है, 1.5 इंच की बात करते हैं, या 3.75 सेंटीमीटर, दोनों में से एक कोई सा ऑप्शन दे सकता है वो। तो पीड्स की बात करें या फिर हम लोग चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें यही होगा आपका, या तो 1.5 इंच की बात करता है या 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपको देगा या तो 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ होगा 1.5 इंच की बात करता है। पीड्स में भी और इन्फेंट में सेम चीज़ होगी। अब वो आपसे कहेगा कि आप पल्स कहाँ फील करेंगे, तो एडल्ट की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट में जो आप पल्स फील करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी उस कंडीशन में, सबसे पहले आप फील करेंगे उसकी कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स अगर उसकी फील नहीं हो रही है तो पहली प्रायोरिटी कैरोटिड पल्स, देन उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी फीमोरल पल्स, राइट। अब चिल्ड्रन में क्या होता है कि उसकी थोड़ी सी हेल्दी होती है यहाँ पर, तो इजीली फील नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप उसकी फीमोरल देख सकते हैं। फीमोरल अगर आपको नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में उसकी ब्रेकियल आप देख सकते हैं, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उस कंडीशन में अगर आपका फीड से या फिर इन्फेंट है तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी फीमोरल होगा, देन सेकंड में आप उसकी ब्रेकियल देख सकते हैं इस कंडीशन में, राइट। अब जो आप कैरोटिड पल्स फील कर रहे हो या फिर आप फीमोरल पल्स फील कर रहे हो, वो कितने टाइम के लिए फील करेंगे, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगाना उस कंडीशन में। फील हो रही है वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, इसमें ठीक है, डेप्थ की बात हो गई आपकी, हैंड की बात होगी, एडल्ट में आप दोनों हैंड यूज करेंगे। चाइल्ड में आपकी अगर बात करूँ मैं तो वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट का चेस्ट का बनावट कैसा है, चिल्ड्रन का फिजिक कैसा है, तो उस कंडीशन में आप डबल यूज कर सकते हैं या सिंगल यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पल्स एब्सेंट, क्वेश्चन है आपका, पल्स पेशेंट की एब्सेंट है, पल्स क्या है पेशेंट की एब्सेंट है, बट पहली कंडीशन में पल्स आपकी क्या है, प्रेजेंट है पेशेंट की, ठीक है। पल्स प्रेजेंट है बट पेशेंट अनरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, बट पेशेंट अनरेस्पॉन्सिबल, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिबल।
तो उस कंडीशन में नर्सिंग एक्शन क्या होगा? प्रायोरिटीज इन दिस सिचुएशन, पल्स प्रेजेंट है बट पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा सा। पल्स प्रेजेंट है बट पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। इस कंडीशन में जो आपको मैंने ABCD बताया था, उस कंडीशन में आपका नर्सिंग एक्शन, व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी क्या होगी? इस कंडीशन में आपकी जो नर्सिंग एक्शन की प्रायोरिटी होगी वो ध्यान रखिएगा CAB होगा। CAB फर्स्ट प्रायोरिटी आपको C को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी एयरवे को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी आप इस कंडीशन में किसको देंगे? ब्रीदिंग को देंगे। कंप्रेशन, एयरवे, देन ब्रीदिंग। सबसे पहले आप उसका सर्कुलेशन चेक करना है आप लोगों को। सर्कुलेशन नहीं आ रहा है उस कंडीशन में आपको CPR स्टार्ट करना है उस कंडीशन में पेशेंट का। फिर उसका एयरवे आपको क्लीन करना है, ठीक है। देन उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है इस कंडीशन में। सेकेंड 10 का अपोजिट इससे, उस कंडीशन में पल्स आपकी क्या है? एब्सेंट है बट पेशेंट रेस्पॉन्सिव है। पल्स तो आपकी क्या है? एब्सेंट है बट पेशेंट क्या है? रेस्पॉन्स दे रहा है। उस कंडीशन में आपका बट पेशेंट गिव रेस्पॉन्स, पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है इस कंडीशन में। उस कंडीशन में प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी? इस कंडीशन में फिर आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। इस कंडीशन में आपकी प्रायोरिटीज होगी ABC। फर्स्ट प्रायोरिटीज आप A को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप B को देंगे एंड देन थर्ड प्रायोरिटी आप सर्कुलेशन को देंगे। राइट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इस कंडीशन में पल्स एब्सेंट है बट पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है, तो उस कंडीशन में प्रायोरिटीज आपकी ABC वाली प्रायोरिटीज होगी। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स कितना? 5 to 10 सेकंड्स के लिए, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। अगर 5 सेकंड दे रखा हम ऑप्शन में तो आप 5 सेकंड करेंगे, नॉट मोर देन 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आपको सिंगल दे रखा है तो 5 सेकंड्स, अगर रेंज में दे रखा है तो 5 to 10 सेकंड्स आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। पोजीशन की बात करी हम लोगों ने, तो पोजीशन कौन सी उसको देंगे पेशेंट को? रोज पोजीशन की बात की हम लोगों ने। ओके, यहाँ बात होगी, ठीक है। हमारे यहाँ तक कि उसका जो भी है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग 6 सेकेंड पर ब्रीथ। आर्टिफिशियल जो आप ब्रीदिंग दे रहे हैं पेशेंट को, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो दे रहे हैं पेशेंट को, वो एवरी 8 सेकेंड में पर ब्रीथ, ठीक है। पर ब्रीथ आपको देना है एवरी 8 सेकेंड्स का। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने से आपसे पूछा था कि हाउ एक क्वेश्चन अभी पूछा था मैंने आपसे, हाउ विल नर्स आइडेंटिफाई कर सकती है या हाउ विल नर्स इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। जो आप माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग दे रहे हैं, आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग दे रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे आपको पता चलेगी? कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस कंडीशन में? तो 10 मिनट में आपको देना है एक्सपेंशन किसका या एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, उसी का आधार पर आप करेंगे इसका, या लंग्स का एनलार्जमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेस पे आप इसका इफेक्टिवनेस कंफर्म करेंगे कि जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आप दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस आ रही है या नहीं आ रही है। एक्सपेंशन या एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट और लंग्स, कि लंग्स एनलार्ज हो रहे हैं या चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी बेस पे आप इसका इफेक्टिवनेस कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो कितने साइकिल हमें कंप्लीट करने हैं? फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कितने साइकिल्स जो आप साइकिल दे रहे हैं, कि एटलीस्ट आपको 100 to 1 मिनट में कितने, 1 मिनट्स में आपको कम से कम भी नहीं तो 100 to 120 कंप्रेशन देने हैं, और 2 मिनट्स में आपको ये कंप्लीटली 5 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। 5 साइकिल्स मतलब 30:2 का हम रेशो देख रहे थे, 30:2 का 30 आपको कंप्रेशन देने हैं, 2 ब्रीदिंग देनी है, फिर 30 कंप्रेशन देने हैं, फिर 2 ब्रीदिंग देनी है। ये अडल्ट की बात थी। अगर हम किड्स में बात कर रहे थे, इन्फेंट में बात कर रहे थे, 2:2 है तो उस कंडीशन में 15:2 की बात करिए। तो जब तक आप 5 साइकिल कंटिन्यूशन में कंप्लीट करिए, उसके बाद में उसकी आपको कैरोटिड पल्स चेक करिए, पल्स फील हो रही है बेटर, नहीं तो फिर आप फिर से कंटिन्यू करिएगा उसी कंडीशन में, ठीक है। हैंड ऑफ हैंड उस कंडीशन में, हेड ऑफ एक का तो हेड रहेगा, दूसरे का इस तरह आपको
एल्बो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसी कंडीशन में आपको और इस कंडीशन में आपको लेना होगा, ठीक है। हार्ड सरफेस पर आपको पेशेंट को लिटाना होगा उस कंडीशन में, ब्रेक, ठीक है। इन्फेंट में कौन सी चेक कर लेते हैं हम लोग, ब्रेकियल चेक कर लेते हैं उस कंडीशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो बच्चों में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडल्ट में हम दोनों हाथ यूज करेंगे। चिल्ड्रन की बात करते हैं, चिल्ड्रन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन में हम या तो वन या बहुत दोनों हैंड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ तो उस कंडीशन में या तो आप दोनों ये क्लोज यूज करेंगे या फिर ये यूज कर सकते हो आप उस कंडीशन में, दोनों, ठीक है। अभी डायग्राम आएगा उस कंडीशन में, देखिए प्रेस कर रखा है तो आपको इस तरह कर सकते हैं उस कंडीशन, राइट, इस तरह आप प्रेस कर सकते हैं उस कंडीशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये राइट पोजीशन एकदम कैसे आपको रखना है। हैंड देखो बिल्कुल आपकी जो एल्बोज है बिल्कुल स्ट्रेट है, और देखिए आप पोजीशन देख रहे हैं, ये आपका ये हैंड नीचे होना चाहिए, राइट हैंड आपका नीचे होगा, राइट हैंड नीचे होगा और दूसरा इसके जस्ट ऊपर होगा, फिंगर हमारी इंटरलेस होगी ऐसे, और यहाँ से इससे पाम से आपको प्रेशर डालना है उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, ठीक है। इस तरह आपको रखना है। आपका देखिएगा लेफ्ट हैंड आपका, राइट हैंड आपका नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, फिंगर इंटरलेस होगी, इंटरलेस होने के बाद में फिर आपको यहाँ प्रेशर करना पड़ेगा उसको, इस तरह आपको कंप्रेस करना होगा, राइट। ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, एल्बो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, ये देखिएगा इसमें देखा कि यूजिंग बोथ हैंड्स, मैं क्लियर कर दूं थोड़ा यहाँ से, यूजिंग बोथ हैंड्स गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह आपको 30:2 का रेशियो रखना है, ठीक है। कंप्रेशन इस तरह काउंट करेंगे। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन 1.5 या 2 इंच की मैंने बात की आप लोगों ने, जस्ट ये एडल्ट के लिए बात है। इस कंडीशन में एडल्ट की बात करें तो हम लोग फॉर चिल्ड्रन हाफ टू 1/3 ऑफ चेस्ट, ठीक है। हाफ टू 1/3 ऑफ चेस्ट की बात करें तो 3.75 सेंटीमीटर आप ध्यान रखिएगा, या 1.5 इंच की बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा ये चीज़, ठीक है। डेप्थ एंड यूज 1 or 2 हैंड्स, कीप 1 हैंड ऑन फोरहेड इफ पॉसिबल, एक फोरहेड पर रखिएगा। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग या दोनों यूज कर सकते हैं, उसकी बनावट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीपीआर आफ्टर 30 कंप्रेशन 2 स्लो ब्रीथ्स, 30 कंप्रेशन के बाद में 2 स्लो ब्रीथ आपको देनी है। कंटिन्यू अंटिल हेल्प अराइव ऑन विक्टिम्स रिकवर, जब तक या तो 2 कंडीशन है, या तो एक्स्ट्रा हेल्प आपके पास आ जाए, एडवांस हेल्प आ जाए, या पेशेंट रिकवर नहीं हो जाए, तब तक आपको कंटिन्यूशन में करते रहना है उसका। इफ द विक्टिम स्टार्ट मूविंग चेक ब्रीदिंग, अगर पेशेंट मूव स्टार्ट करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट आपको चेक करना है कि ब्रीदिंग कितना आ रहा है पेशेंट का। एडवांटेज ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, इट क्रिएट ब्लड फ्लो, इट क्रिएट्स ब्लड फ्लो बाय इंक्रीजिंग द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये ब्लड कंप्रेस होगा। एंड डायरेक्ट कंप्रेशन ऑन हार्ट, डायरेक्ट कंप्रेशन होगा इसलिए ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। व्हेन स्टर्नम इज कंप्रेस्ड, जब स्टर्नम को आप कंप्रेस करेंगे इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूस कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा बाय कंप्रेसिंग द वेसल्स विद इन द चेस्ट कैविटी, वेसल्स प्रेशर होगी तो उसका आउटपुट रहेगा। फोर्सेस ब्लड बैक टू द एंड थ्रू द हार्ट, कंटिन्यूशन में आप पेरिफेरल सिस्टम में जाएगा, सर्कुलेट करेगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उस कंडीशन में। सिंगल रेस्क्यूअर है उस कंडीशन में तो देखो इस तरह आपको करना है उस कंडीशन में कि सिंगल रेस्क्यूअर है। ये कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो क्या है, 30:2 का रेशियो है, जो मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ। ये रेशियो क्या रहेगा, 30:2 का रेशियो रहेगा उस कंडीशन में। एडवांटेज क्या होंगे, करंटली कंप्रेशन वेंटिलेशन, अगर आपका चिल्ड्रन है उस कंडीशन में 2 रेस्क्यूअर है और इन्फेंट है 2 रेस्क्यूअर है। देखिए डायग्राम में आप दोनों देख रहे होंगे इस कंडीशन में कि यहाँ 2 रेस्क्यूअर है, तो उस कंडीशन में ये बात कर रहे हैं, देखिएगा कि 15:2 की बात कर रहा है। ये 15:2 की बात तब करेंगे उस कंडीशन में या तो चिल्ड्रन हो या इन्फेंट हो, उसी कंडीशन में हम लोग 15:2 की बात करेंगे। अडल्ट में चाहे वो सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे वहाँ डबल रेस्क्यूअर हो, 30:2 का ही रेशियो रहेगा कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो, राइट। ये देखिए डिफिब्रिलेटर आपने यहाँ ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की बात करते हैं, AED। इस तरह से आप प्लेस कर दीजिए, उसके यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, एक यहाँ प्लेस कर देंगे और एक यहाँ प्लेस कर देंगे, राइट। और उसके बाद में ठीक है, आप अगर कंप्रेशन के अवेलेबल है आपकी हॉस्पिटल सेटिंग में हुआ है तो आप इस तरह करेंगे कि डिफिब्रिलेटर क्या होता है,
डिफिब्रिलेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है जो एबी नोड्स आपकी ऐसे नोड से जो जनरेट होता है करंट, तो करंट दिया जाता है, शॉक दिया जाता है टू हेल्प एंड रिस्टोर द हार्ट्स रेगुलर रिदम, ताकि उससे जो हार्ट की रेगुलर रिदम है वो वापस से रिटर्न हो सके, इसीलिए आप शॉक दिया जाता है। यानी कि मशीन है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल ब्रीदिंग, अर्ली डिफिब्रिलेटर इज द सिंगल, अर्ली डिफिब्रिलेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग सर्वाइवल फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है उसको जितना ज़्यादा जल्दी आपने एईडी अगर दिया तो उसके सर्वाइवल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं उसके पेशेंट। एईडी जी के डिफिब्रिलेशन शुड बी परफॉर्म विद इन द फर्स्ट 8 मिनट, विद इन 8 मिनट्स में आपको, विद इन फर्स्ट 8 मिनट में आपको एईडी परफॉर्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। आइडियली द सूनर द बेटर, कंटिन्यूशन में आपको करते रहना है, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक दूसरा होता है आपका सेमी ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। उसमें जूल कितना देना है कि आपको 150 जूल देना है आपको, या 300 जूल देना है। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक बाइफेजिक होता है, एक मोनोफेजिक होता है, जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन डाले थे लास्ट वाले में कि मोनोफेजिक आपको आईबीक्यू भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इस कंडीशन में कि ये क्या चीज़ है। जस्ट अभी मैंने पहले डायग्राम आपको दिखाया यहाँ से कि ये वाला जो आपका डिफिब है ये आपका कौन सा है, ये एईडी है, ठीक है। तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है, मोनोफेजिक बाइफेजिक आपसे पूछ सकता है इस कंडीशन में। जितना जल्दी हो सके उतना पेशेंट के लिए बेटर होगा अगर आपने जल्दी दिया तो पेशेंट को। ऑटोमेटिक का मतलब व्हेन मशीन डज ऑल द वर्क, मशीन अपने आप से सारे काम कर लेती है, तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली कहलाता है। सोनो सेमी ऑटोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में है मशीन टेल्स यू व्हेन टू पुश बटन टू डिलीवर शॉक। जब बटन को आप प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में करंट अगर डिलीवर कर रही है तो वो कहलाती है सेमी ऑटोमेटेड कंडीशन। श्योर दैट सीपीआर इज स्टिल प्रोग्रेस व्हाइल यू आर सेटिंग अप और एईडी, एईडी आपने लगाया तो उसका सीपीआर कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा एक बार, ये थोड़ा लीड से क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंडीशन में कि वाइट आप कहाँ प्लेस करेंगे और रेड कहाँ प्लेस करेंगे। तो रेड के लिए हम लोग देखो शॉर्ट बना रखा है कि रेड हमेशा रिब्स के ऊपर लगाया जाएगा, और जो इसका वाइट पैडल है वो हमेशा कहाँ, नेगेटिव। वाइट कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, और रेड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखिएगा ये आपका वाइट है और ये वाला रेड हमेशा रिब्स है, यहाँ पर सारी सारी रिब्स है आपकी, तो रेड आपको यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पूछा आपसे रेड कहाँ पर, रिब्स पे, या वो पूछा लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, इस पर आपको रेड को फिक्स करना है। वाइट आपको क्या फिक्स करना है, एंटीरियर चेस्ट वॉल पर फिक्स करना है, यहाँ पर एंटीरियर या चेस्ट वॉल है आपका, यहाँ पर आपको फिक्स करना है उसको, ठीक है। अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, एपनिक होगा, इंडिकेशन फॉर एईडी, एईडी आप कब देंगे उसको पेशेंट को, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, एपनिया होना चाहिए, पल्सलेस पेशेंट होना चाहिए, मोर देन 8 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, उसी कंडीशन में आप क्या देंगे उसको, एईडी आप लगाएंगे उसको पेशेंट को, ठीक है। हाउ टू परफॉर्म सीपीआर इन चाइल्ड, देखिए इस तरह से आपको सीपीआर परफॉर्म करना है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है क्लियरली। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि अगर चिल्ड्रन है 8 ईयर्स तक का है तो उस कंडीशन में आप सिंगल यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, ये पेशेंट के चिल्ड्रन के फिजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सिंगल यूज करना है 13:2 का रेशियो, अगर सिंगल है तो, डबल है तो उस कंडीशन में 15:2 का रेशियो रहेगा आपका। सीपीआर इन चाइल्ड, चाइल्ड में आपको कैसे परफॉर्म करना है, 1 to 8 ईयर का है तो उस कंडीशन में यूज ओनली वन हैंड, 1 to 8 ईयर का है तो उस कंडीशन में यूज ओनली वन हैंड टू परफॉर्म हार्ट कंप्रेशन। ब्रीथ मोर जेंटली, आपको ब्रीथिंग उसको जेंटली रूप से देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्सली नहीं करना होगा। 5 साइकिल्स आपने मैं बात कर चुका, परफॉर्म 5 साइकिल्स ऑफ द कंप्रेशन एंड ब्रीथ ऑन द चाइल्ड्स, दिस शुड टेक अबाउट 2 मिनट्स बिफोर कॉलिंग 911, ये 911 कॉलिंग के लिए होता है आपका, ठीक है। उस कंडीशन एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपको किया जाता है, तो आपको 5 साइकिल परफॉर्म करना है जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए ये इन्फेंट की बात बता रहा है वो, कि इन्फेंट में अगर आपको देना है तो इन्फेंट में सीपीआर कैसे दिया जाता है। देखिए ये हमारी रिंग फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों से आप इस तरह से उसको चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो वही 30:2 का रेशियो रहेगा। अगर डबल रेशियो है तो उस कंडीशन में आपका वही 15:2 का रेशियो रहेगा इस कंडीशन में। डेप्थ की मैंने बात की आप लोगों से, वही हाफ और 1/3, 3.75 की बात करते हैं, सेंटीमीटर की बात करते हैं, या 1.5 इंच की बात की अभी हम लोगों ने आपसे।
चोकिंग कॉन्शियस इन्फेंट्स, अगर कोई चोक हो जाती है, कभी पेशेंट में चोकिंग हो जाती है तो देखो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। इस पोजीशन में हमें उसको लेटाना है बच्चे को, ठीक है। देखिए किस पोजीशन में, थोड़ा सा मैं डायग्राम क्लियर करूँ। देखिए इस तरह से आपके दोनों थाइस के बीच में आपको इस तरह लेटाना है पेशेंट को, और ऊपर आपको क्या करना है देखिएगा इस तरह से पोजीशन विद हेड डाउनवर्ड, हेड को डाउन करना है और 5 ब्लोज आपको मारने हैं उसको इस पोजीशन में रख करके यहाँ उसकी पीठ के ऊपर 5 ब्लोज मारने हैं जोर से, ताकि एक्सपेल करे उसको ऑब्जेक्ट को। 5 चेस्ट थ्रस्ट चेक फॉर एक्सपेल ऑब्जेक्ट, कि उसने एक्सपेल किया है या नहीं किया है। ये देखिए इन्फेंट में इस तरह से आपको पेशेंट को थ्रस्ट करना है उसको, पेशेंट को, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, रिपीट करना है उसके बाद उसको प्रोसीजर को आपको फिर से, अगर नहीं किया तो उस कंडीशन में इस तरह रिपीट करना है उसको आप फिर से। यहाँ पर आपने थ्रस्ट किया, उसके बाद में वापस से इस तरह आपको कंप्रेस करना ताकि वो वापस बाहर कर दे उसको। कंक्लूजन्स की बात करें हम लोग इसके लिए, तो CPR इज वन ऑफ द टेक्निक एंड क्या है, मेंटेनिंग ब्लड द फ्लोइंग कार्डियक अरेस्ट। गोल ऑफ CPR इज टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज ऑफ द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द टिश्यूज। 2 causes फॉर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक दोनों की बात हम लोग कर चुके हैं आपसे, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2 चीज आपसे, एक ब्रीदिंग की बात की थी हम लोगों ने कि एयर उसका पेशेंट का क्लीन करना है आपको, और फिर आर्टिफिशियल आपको उसको ब्रीदिंग करनी। अगर हमने एक पहला मेथड होता है आपका जो एयरवे क्लियरेंस का है, एक होता है आपका हेड टिल्ट, पहला जो इसमें मेथड होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड को आपको टिल्ट करना है डाउनवर्ड एंड चिन को अपवर्ड, जो आपका बोनी प्रोविडेंस है वहां पर। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेशेंट को कौन सा फ्रैक्चर है, अगर उसको सर्वाइकल इंजरी है, पेशेंट को सर्वाइकल फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में आप हेड टिल्ट चिन मेथड यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आप 2 थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे, 2 थ्रस्ट मेथड। यहाँ से प्रेस करेंगे आप उसको, ठीक है। और इस तरह से आपका इसको ओपन करके थोड़ा सा यहाँ से दबाएंगे तो उसका एयरवे अपने आप क्लियर हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कि उस कंडीशन में उसका अगर सर्वाइकल फ्रैक्चर है पेशेंट को, सर्वाइकल फ्रैक्चर का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा एयरवे क्लियरेंस के लिए यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में आप जो थ्रस्ट मैन्यूवर यूज करेंगे उसका पेशेंट का, न कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यूज करेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि उसका पेशेंट का क्या सर्वाइकल 4 C4 C6 C5 हो सकता है उसको फ्रैक्चर हो, तो सर्वाइकल कॉलर आपने इमीडिएटली अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आपकी फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, डायफ्राम को जो नर्वस सप्लाई होती है वो कहाँ से जाती है आपकी, जो C4 C5 है सर्वाइकल वहीं से सप्लाई होती है। तो अगर यार डायफ्राम की सर्वाइकल नर्व सप्लाई अगर कट जाती है, कौन सी नर्व के द्वारा, फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व इसको क्या करती है, सप्लाई देती है। तो उस कंडीशन में आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है होगा, ठीक है, विशेष ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है आपका हेमलिच मैन्योवर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेमलिच मैन्योवर, हेमलिच मैन्योवर कब किया जाता है, हेमलिच मैन्योवर कोई फॉरेन बॉडी अगर ले लेता है, चोकिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये लोअर ऑफ जिफोइड प्रोसेस और आपका अम्बिलाइकल प्रोसेस से जस्ट ऊपर वाला ये वाला एरिया पीछे से आप, ठीक है, जैसे गाउन टाई करते हैं वहाँ पीछे से आप आइए, ये वाला पोर्शन प्रेस करिए, और से प्रेस करिए, तो ये कहलाता है आपका हेमलिच मैन्योवर। कोई भी अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करने के लिए ये वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए कौन सा, ये वाला आपका यूज किया जाता है, कौन सा, हेमलिच मैन्योवर यूज किया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया ब्लाउज दिया जाता है आपको, बैक पे आप लेकर लीजिए उसके बाद में। तो ये आपका कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ये आपका CPR है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपने पूछे जा सकते थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर किए हैं। जहाँ और भी एग्जामिनर इसको आपको कैसे घुमा करके पूछ सकता है, उसका भी मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर किया है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो कल अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ एक बार चैट के माध्यम से आप दीजिएगा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी, उसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।